हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश बाबू एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में जिसका नाम है टारगेट ऑल एग्जाम। यहां पर हम जैसा इम्पोर्टेंट टॉपिक को आसानी से याद करने का तरीका ढूंढते हैं और उसी तरीके को आज मैं लेके आया हूं आपके लिए। भारतीय संविधान के भाग, भारतीय संविधान के भागों को याद करने के लिए आप लोग जो है कि बहुत ही कठिन तरीक़ों से गुजरते हैं। कुछ को याद करते हैं, कुछ भूल जाते हैं, कुछ को याद करते हैं, कुछ भूल जाते हैं। इसीलिए मैं एक नया ऐसा तरीका लेके आया हूँ, कुछ पेयर बना के लाया हूँ। उस पेयर के आप तरीके से याद करिएगा, ना कोई ट्रिक है ना कुछ और है, आप आसानी से याद कर पाएंगे। केवल और केवल आपको ये ध्यान में रखना है जो मैं वो आपसे साथ के साथ बोलता जाऊँ, ठीक है। आप मेरे साथ याद करोगे तो यकीन मानिए 10 मिनट में ऐसा याद हो जाएगा कि आपको दोबारा याद करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। और रही बात उनकी कि कौन से भाग में कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक प्रावधान है, उन चीज़ों को मैं आपको जो इम्पोर्टेंट हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, उनके अनुच्छेदों को मैं आपको यहाँ पर क्लियर करते चलूँगा। तो आइए हम समझते हैं कि संविधान के भागों को किस तरीके से आसानी से याद किया जा सकता है। तो पहला भाग है हमारा एक, संघ और उसके क्षेत्र। तो आपको यहाँ से कैसे याद करना है उसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। 1 मिनट आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, फिर आपको सारा का सारा कनेक्ट करते जाना है उसी बात से, ठीक है। एक राज्य है, एक संघ है और उस संघ का विघटन हो चुका है। हमको एक संघ का निर्माण करना है और उस निर्माण के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, नियमों की, संसाधनों की और व्यापार की, इधर उधर की, भाषा की, जिस चीज़ों की आवश्यकता होती है, उन सारी चीज़ों का प्रावधान किस तरीके से करना है और किस लेवल में करना है, क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो उस चीज़ों को कनेक्ट करते हुए मैंने पेयर बनाए हैं और उन्हीं पेयर को आपको अच्छे से समझना है और वहीं से आपको केवल याद करते जाना है कि संघ का निर्माण हम कर रहे हैं और उस संघ के निर्माण में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो किस तरीके से प्रावधान किया जाएगा। तो चलिए हम याद करने की कोशिश करते हैं। पहला भाग मैंने बताया जैसा कि आपको संघ और उसके क्षेत्र, ठीक है। तो आपको याद करना है संघ और उसके क्षेत्र। यहाँ से आपको क्या है कि सबसे पहले हमने एक राज्य संघ निर्माण करना है, तो उस संघ का निर्माण करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि उसका क्षेत्र कितना है, हमारा संघ कितना बड़ा होगा, ठीक है। तो वहाँ से हमको निर्माण करने की निधि पता चली कि संघ का क्षेत्र कितना होगा, उसका निर्माण करना होगा, ठीक है। तो उसका क्षेत्र पहला ही हमारा सबसे पहला ही यही काम होगा कि हमारा क्षेत्र कितना है। तो सबसे पहला भाग क्या होगा, संघ और उसका क्षेत्र, ठीक है। ये बात को आपको प्रावधान कर लेना। यहाँ से आपको पूछ सकता है कि अनुच्छेद किस अनुच्छेद में संघ और उसके क्षेत्र का प्रावधान है, तो आपको लिख देना है। यहाँ से इम्पोर्टेंट है, इसको लिख लेना, याद कर लेना। अनुच्छेद 1 से 4 तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसके क्षेत्र का प्रावधान है, ठीक है। अब जब हमारा संघ का क्षेत्र निर्धारित हो गया तो उसमें नागरिक कौन रहेंगे, उन नागरिकों की निर्धारितता की जाएगी, नागरिकता उनको बताई जाएगी कि कौन कौन नागरिक उसमें शामिल किया जा सकता है। तो आइए हम उसको समझते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा काम रहता है कि नागरिकों को किस तरीके से शामिल किया जाता है। तो हमको इस तरीके से याद कर लेना है, नागरिकों को किस तरीके से शामिल किया जाता है। तो नागरिकता भाग 2 में आएगी। पहले हमने क्षेत्र का निर्माण किया, उसके बाद नागरिक कौन रहेंगे, तो नागरिकता आ गया भाग 2 में, ठीक है। भाग 2 में क्या आ गया, नागरिकता आ गया। नागरिकता का पूछ लेता है कि नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। तो आपको याद करना है अनुच्छेद 11 से नहीं 5 से 11 तक, ठीक है। भाग 5 से 11 तक क्या है, नागरिकता का प्रावधान है। जब नागरिक शामिल हो गए तो उनको शामिल होने के लिए हमने कुछ अधिकार दिए, मौलिक अधिकार, और उनको नीति निर्देशक तत्वों से होकर गुजरना पड़ा। तो भाग 4 हमारा, भाग 4 क्या आता है, भाग 3 क्या आता है, उनके मौलिक अधिकार आता है। तो उसके मौलिक अधिकार हमने क्या क्या दें जिससे कि हमारे संघ में लोग अधिक से अधिक शामिल हो सकें। तो हमारा तीसरा याद करने का तरीका क्या रहा, पहला हमने संघ का निर्माण किया, उसका क्षेत्र का निर्माण किया, उसमें नागरिकों को लेके आए कि कौन कौन नागरिक उसके उसमें शामिल होंगे। अब उन नागरिक शामिल हो गए तो उनको किस क्या क्या अधिकार दिए हमारी तरफ से, तो उनका मौलिक अधिकार भाग 3 से याद कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको अधिकार देंगे। तो मौलिक अधिकारों का प्रावधान जो है कि हमारा 12 से लेकर 35 तक दिया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है, मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, ठीक है। अब उसके बाद जब मौलिक अधिकार दे दिए तो उसके कुछ निर्देशक बनते हैं, कुछ कर्तव्य बनते हैं। तो इसीलिए उनको मौलिक कर्तव्य और जो है कि निर्देशक तत्व दिए गए कि इनका आपको पालन करना है, ये आपके अधिकार हैं और मौलिक कर्तव्य का
आपको ये कर्तव्य हैं हमारे संघ में रहने के लिए। तो भाग 4 में हमने इस तरीके से कनेक्ट किया। तो भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व, इनका उल्लेख जो है कि 36 से अनुच्छेद 36 से 51 तक दिया गया है। ये आपको इम्पोर्टेंट मैंने बता दिए हैं कि कौन सा अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक पूछ सकता है, तो वो इम्पोर्टेंट है, वो आप अच्छे से याद करते जाना कि कौन से भाग में कौन सा अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक प्रावधान है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, उनके बारे में मैं आपको अनुच्छेदों के बारे में अवश्य बताऊँगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसको मौलिक अधिकार दे दिए, मौलिक कर्तव्य दे दिए, नीति निर्देशक तत्व दे दिए, एक संघ में शामिल होने वाले नागरिक को। ठीक है, तो हमने एक पेयर बना लिया यहाँ से यहाँ तक, भाग 1 से लेके भाग 4 तक। ठीक है, और इसका आसानी से हमने समझने की कोशिश करी और समझ भी गए होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब आपको दोबारा से इसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने एक संघ का निर्माण किया है, उस संघ का सबसे पहला प्रावधान था कि उसका क्षेत्र कितना रहेगा, उस क्षेत्र का निर्धारित किया, तो संघ और उसके क्षेत्र भाग 1 में आ गया। उसके बाद उसमें नागरिक कौन रहेंगे, तो नागरिकों का प्रावधान होगा दूसरा, तो नागरिकता हमारे अनुच्छेद 5 से 11 तक, भाग 2 में नागरिक आ गए। उसके बाद नागरिक आ गए तो उसको अधिकार क्या क्या दिए जाएंगे, तो भाग 3 में हमारा अधिकार आ गया। नागरिक के बाद भाग देने के बाद उसको नीति निर्देशक तत्व, उसका अधिकार क्या क्या रहेगा, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख और उनका मौलिक कर्तव्य, जो उसमें संघ में रहेंगे तो उनके क्या क्या कर्तव्य बनते हैं जो उनको करने चाहिए, तो वो भाग 4A में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक पेयर में बड़ी आसानी से इस चीज़ को समझ लिया कि भाग को किस तरीके से याद कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, हमारा दूसरा पेयर है 5 और 6। भाग 5 और 6 को हम आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। संघ संबंधित क्षेत्र, अच्छा संघ से संबंधित क्षेत्र क्या है, इसका मतलब है संघ से संबंधित कितना क्षेत्र है और किस तरीके से उसका प्रावधान है, ये सारा इसमें भाग 6 में दिया गया है। ठीक है, जब भाग 6 में दिया गया है, मौलिक कर्तव्य, सॉरी ये रह गया, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद किसमें है, 51 का A में है। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख 51 के A में है। फिर उसके बाद आते हैं हम संघ संबंधित क्षेत्र, जो भाग हमारे 5 में है। इसको कैसे कनेक्ट करना है, संघ संबंधित क्षेत्र को, मतलब हमारा जब संबंधित संघ बन गया तो उसके संबंधित क्षेत्र के किस राज्य को कितना क्षेत्र देना है, या किस राज्य संबंधित कौन से सीमा किस देश से लगी हुई है, तो उस संघ संबंधित क्षेत्रों का उल्लेख हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद राज्य सरकार है, उसके बाद क्या है, भाग 6 में राज्य सरकार है। तो अगर यहाँ से अनुच्छेद पूछा है संघ संबंधित क्षेत्र क्या होता है, तो अनुच्छेद इसका याद कर लेना है आपको आसानी से। ठीक है, ये यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, अनुच्छेद, जगह कम है, आप थोड़ा ध्यान से लिख लीजिएगा। अनुच्छेद 52 से 151 तक संघ और संघ संबंधित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, 52 से 151 तक। और उसके बाद भाग 6 राज्य सरकार, उसकी सरकार किस तरीके से चलानी है, उसका प्रावधान क्या है, राजा कौन रहेगा, कौन प्रजातंत्र रहेगा या जो है कि लोकतंत्र रहेगा, उन सारी चीज़ों का प्रावधान जो है भाग 6 में करेंगे, उसके बाद ही करेंगे। तो उसके बाद हमारा क्या हो गया, भाग 6 में राज्य सरकारों का उल्लेख है। तो इसका उल्लेख जो है भाग 6 का हमारा 151 से, अनुच्छेद यहाँ पे लिख लेते हैं, मैं लिख देता हूँ ऐसे ही, आप जो है कि अपने नोट्स में लिखना, तो अनुच्छेद डाल के अच्छे से लिखना, क्योंकि मैंने पेयर बनाए हैं जिस पेयर से आपको आसानी से याद हो सके। तो अनुच्छेद 152 से 238 तक, ठीक है, 237 तक, कहाँ तक, 237 तक प्रावधान है किसका, राज्य सरकार का। ठीक है, अनुच्छेद 151 से 237 तक राज्य सरकार का प्रावधान है कि किस तरीके से सरकारें चलेगी, किस तरीके से राज्य सरकारों में प्रावधान होगा, उस चीज़ों का संबंधित। हमने एक पेयर आसानी से याद किया। दूसरा पेयर रहा संघ से संबंधित क्षेत्र क्या रहेंगे, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 52 से 51 में। सीधा क्वेश्चन पूछता है कि भाग 5 में क्या है, तो संघ से संबंधित क्षेत्र हैं। भाग 5 कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक संबंध रखता है, तो 52 से लेकर 151 तक संबंध रखता है। ठीक है, आगे चलते हैं भाग 7। इसको आपको अलग से याद कर लेना है, जिसका है ना, ये भाग आपको अलग से याद कर लेना है, एक अकेला भाग 7। ठीक है, इसको पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, ठीक है, इसको आपको अलग से याद कर लेना है, जो कि अनुच्छेद 238 में इसका प्रावधान है। कितने में, अनुच्छेद 238 में है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको अलग से याद कर लेना है। फिर अपने उसी प्रक्रिया पर आते हैं कि उसके बाद हमको क्या करना है,
फिर संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमारा संघ का निर्माण हो गया तो संघ में कौन से राज्य बनाए जाएंगे, स्टेटों का किस तरीके से विभाजन किया जाएगा, कितने राज्यों का विभाजन होगा, उस चीज़ के बारे में भाग हम 8 में जो है कि उल्लेख कर रहे होंगे। भाग 8 में क्या, संघ और उसके राज्य से। आपको केवल और केवल वहीं से कनेक्ट करते चले आना है जिस तरीके से हम कनेक्ट कर रहे हैं। केवल आपको भाग 6-7 छोड़ देना है और बाकी के बाद वहीं से कनेक्ट करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो भाग 8 में आगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 239 से लेकर 200 अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक का प्रावधान है, ठीक है। अनुच्छेद 242 से 200 अनुच्छेद 239 से 242 तक, ठीक है। जगह की बहुत कमी है यहाँ। अनुच्छेद 239 से 242 तक, ठीक है। संघ और राज्य क्षेत्र, किस तरीके से संघ में राज्यों का निर्माण होगा और किस तरीके से उनका वो किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम जब राज्य क्षेत्रों का निर्माण कर लेंगे तो सरकार की प्रक्रिया क्या रहती है, सरकार हमने भाग 6 में पढ़ा। उसके बाद उसमें पंचायती गांव होंगे और जो है कि नगर होंगे। तो नगर और पंचायती को दोनों अलग अलग तरीके से सरकारें चलेंगी, दोनों का अलग अलग तरीके से विकास किया जाएगा। तो इस वजह से हम इनको भाग 9 में याद करेंगे, केवल और केवल भाग 1 ही में याद करेंगे, भाग 9 में। भाग 9 में क्या, पंचायत। तो पंचायत से कनेक्ट करेंगे हम। पंचायत हमारा भाग अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद पूछता है, अनुच्छेद 243 243 के ए से ओ तक, ठीक है। ए से ओ तक, अनुच्छेद 243 के ए से ओ तक इसका पंचायत का प्रावधान है। और भाग 9 के ए में, भाग 9 के ए में नगर पालिका का प्रावधान है। और नगर पालिका का प्रावधान अनुच्छेद जो है कि हमारा पी से जेड जी तक है। अनुच्छेद 243 के पी से जेड जी तक, ठीक है। ये आपको यहाँ से कनेक्ट कर लेना है, यहाँ तक आपको अनुच्छेदों को अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि यहीं तक आपको अगर अनुच्छेद पूछता है कि कौन से अनुच्छेद किस भाग से संबंधित है, तो यहाँ तक पूछता है। भाग 10 अनुसूचित जाति और जनजाति का क्षेत्र है, ठीक है। अब उसमें जैसे हमने पंचायत बनाई, पंचायत के बाद नगर पालिका में शहरों के लिए नगर पालिका और गाँव के लिए पंचायत का निर्माण किया। उसके बाद कुछ लोगों के वर्गों के बारे में सोचना पड़ेगा, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं या फिर मतलब जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं और जो है कि आदिवासी लोग हैं, है ना। तो उनके बारे में कुछ अलग विशेष प्रावधान किए जाएंगे। तो वो भाग अनुच्छेद 10 में है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र किस तरीके से उनको रखा जाना है। तो इसका हमारा अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है, तो इसका प्रावधान जो है कि अनुच्छेद 244 में किया गया है, ठीक है। 244 से और 244 ए में, 244 और 244 ए, ठीक है ना। ऐसे आपको याद कर लेना है। तो ये हमारा दूसरा पेयर हो गया। एक पेयर हमने यहाँ से याद 1 से 4 तक, फिर दूसरा पेयर 5 से 6 तक, 7वां हमने छोड़ा। फिर उसके बाद संघ राज्य क्षेत्रों का प्रावधान हमने भाग 8 और पंचायत भाग 9 और उसके प्रावधान नगर पालिका दोनों 1 से कनेक्ट किया, भाग 9 के ए, ठीक है। उसके बाद भाग 10 में आए तो उनके कुछ लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनके बारे में प्रावधान, उनके क्षेत्रों के बारे में प्रावधान भाग 10 में किया गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं अपने अगले पेयर पर। अगला पेयर हमारा जो है कि संघ और राज्यों के बीच में संबंध क्या होंगे, ठीक है, उस चीज़ को बताएंगे कि हमने जब राज्यों का निर्माण किया, ठीक है, तो हमारे राज्य और संघ दोनों के बीच में क्या संबंध रखे जाएंगे, उन चीज़ों का प्रावधान हमारे भाग 11 में है, ठीक है। यहाँ से याद कर लेना है। यहाँ इसके अनुच्छेद आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से पूछता नहीं है। अगर पूछता है तो आप याद करने के लिए तो याद कर लो, तो कोई बुराई नहीं है। आप अपनी बुक से देख लेना कि कहाँ से कहाँ तक इनके अनुच्छेदों का प्रावधान है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर बता नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे जगह की कमी है, ठीक है। उस और इम्पोर्टेंट भी नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता नहीं। तो भाग इतना याद करना है, भाग 11 संघ और राज्य के बीच में संबंधों को दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद, ठीक है। भाग 12 में क्या है, पहला हमने राज्य और संघ के बीच में संबंध को प्रावधान किया। फिर उसके बाद क्या क्या संबंध हो सकते हैं, वित्तीय संबंध क्या होंगे, व्यापार से संबंध क्या होंगे, जब कोई केस बनेगा, वाद बनेगा तो उसका संबंध क्या होगा। तो उसके बाद
भाग 12 में आएंगे। कैसे कनेक्ट करना है, भाग 11 में हमने संघ और राज्यों के बीच में संबंधों को बताया। तो संबंध क्या क्या हो सकते हैं, तो अब बड़े राज्यों में देखेंगे, अभी हम छोटे राज्य आपसी के संबंध तो देखेंगे, क्षेत्र स्तर पर और देशों के स्तर पर देखेंगे तो संबंध क्या क्या इंपॉर्टेंट होते हैं। वित्तीय संबंध क्या होगा, व्यापारिक संबंध क्या होगा, संपत्ति संबंध क्या होगा, संविधान संबंध क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमारे भाग 12 में प्रावधान किया गया है। इससे इसको कनेक्ट किया गया हमने 11 से 12 को। अब इसी को आगे कनेक्ट करते हैं भाग 13 को। भाग 13 के अंदर व्यापार, वाणिज्य और संगमन और समागम, इसमें जो है कि उल्लेख दिया गया है भाग 13 में भारत के अंदर व्यापार किस तरीके से होगा और वाणिज्य प्रक्रिया किस तरीके से होंगी, इन सारी चीज़ों का संगमन हमारे भाग 13 में प्रावधान किया गया है। ठीक है, इस चीज़ को हम यहाँ से समझ सकते हैं। अब भाग 14 में आते हैं। भाग 14 में क्या प्रावधान है, संघ और राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं। संघ की और राज्यों की दोनों के बीच में क्या क्या सेवाएं का विभाजन होगा, कौन सी सेवा अधीन राज्य के अंदर राज्य के अधीन सेवा आएगी, कौन सी संघ के अधीन सेवा आएगी, कौन सी विषय वस्तु को राज्य संभालेगा, कौन सी विषय वस्तु को संघ संभालेगा, इसका प्रावधान हमारे भाग 14 में दिया गया है। इसको आसानी से आप कनेक्ट कर सकते हैं इन्हीं से। ठीक है, भाग 14 के क, इसी से आप अधिकरण किसका कितना अधिकार रहेगा, इससे आपको याद कर लेना। भाग 14 के क में क्या है, अधिकरण। आगे चलते हैं हम भाग 15। ठीक है, भाग 15 आपका इम्पोर्टेंट है, तो भाग 15 आप याद रख लीजिए किसी का। फिर उसके बाद क्या होगा, जब इन चीज़ों का निर्माण हो जाएगा तो सरकार चलाने के लिए किस तरीके का प्रावधान होना चाहिए, निर्वाचन होगा। तो निर्वाचन अगर हमने डिसाइड कर लिया है यहाँ पर कि हमारी क्या होगा, लोकतंत्र होगा, तो लोकतंत्र में क्या होता है, एक निर्वाचन प्रक्रिया होती है। उस निर्वाचन प्रक्रिया का उल्लेख हमारे किस में है, भाग 15 में है। किस में, भाग 15 में। ठीक है, भाग 15 में हमारे निर्वाचन की प्रक्रिया, यहाँ से ये एक अलग पेयर स्टार्ट हुआ है, इसको आप अच्छे से याद करने की कोशिश। हमने यहाँ पर ख़त्म करने के बाद ये मान लिया कि हमने अपने संघ में किस तरह की प्रक्रिया मानी गई, हमने उस अपने संघ में जो है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया मानी गई। ठीक है, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में क्या होता है, निर्वाचन होता है। तो भाग 15 में क्या होगा, फिर निर्वाचन होगा। ठीक है, भाग 15 में क्या होगा, निर्वाचन होगा। निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद आपको इम्पोर्टेंट है, पूछता है, तो आप याद कर लीजिएगा 324 से 329 तक, अनुच्छेद 324 से 329 तक क्या है, निर्वाचन के से संबंधित अनुच्छेदों का उल्लेख है। ठीक है, भाग 15 में निर्वाचन हो गया। फिर भाग 16, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। जब कुछ प्रजातंत्र हो गया, निर्वाचन प्रक्रिया होगी, तो निर्वाचन में कुछ वर्ग हैं जिनके लिए कुछ अधिकार दिए जाएं, उनको वोट देने का अधिकार या उनको आने जाने के लिए वोट करने के लिए प्रावधान, तो इससे संबंधित कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। निर्वाचन होगा तो हर व्यक्ति तो सक्षम होगा नहीं कि बूथ तक जाकर वोट डाले, तो कुछ वर्ग ऐसे होते हैं, वृद्ध लोग हैं या फिर आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं कि जाने में सक्षम नहीं है, तो उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान से विशेष उपबंध किए जाते हैं, उससे हम यहाँ पर कनेक्ट करें। इसको इस तरीके से मत सोचना कि हम, जैसे मैं बता रहा हूँ कि आप जो है कि ये समझ लें कि बस भाग संविधान में ये सब लिखा हुआ है भाग में, नहीं, ये मैं आपको केवल कनेक्ट करने के लिए कुछ कीवर्ड बता रहा हूँ जिससे आप इसको कनेक्ट करके आसानी से याद कर सकते हैं। तो भाग 16 में क्या हुआ, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। ठीक है, भाग 17 आता है, तो राज्य की भाषा क्या रहेगी। ठीक है, उस भाषा का उल्लेख किया गया हमारे भाग 17 में। तो उस राज्य के लिए भाषा किस तरीके से हमारा माध्यम होगा जिससे हम लोगों को अपने निर्वाचन प्रक्रिया में समझा सकें। ठीक है ना, किस तरीके से समझाने की प्रक्रिया रहेगी हमारी, जिससे कि हमारी जनता हमारी बातों को समझ पाए और हमारी निर्वाचन प्रक्रिया में भाग ले पाए। ठीक है, भाग 17 में ये हमारा प्रावधान है, राज्य की भाषा का उल्लेख। ठीक है, यहाँ राज्य से संबंध होता है संघ का। ठीक है, ये आप समझ लेना, पूरे भारत का, ना कि केवल एक राज्य से संबंध रखते हैं। भाग 18 में हमारी आपातकालीन उपबंध दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, भाग 18 में हमारे आपातकालीन जो इमरजेंसी से वो होती हैं प्रावधान आपातकालीन की, वो सारी वित्तीय आपातकाल और जो है कि क्षेत्रीय आपातकाल, उन सारी चीज़ों का उपबंध हमारे भाग 18 में दिया गया है। 19 को आपको अलग से याद कर लेना है थोड़ा सा। भाग प्रकीर्णन, भाग 19 में क्या है, प्रकीर्णन का उल्लेख किया गया है। ठीक है, भाग 20 में आते हैं। भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन संबंधित प्रावधान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाग 20 में क्या है,
भाग संविधान संशोधन प्रावधान है। तो इसका अनुच्छेद आपको पता ही होगा, सबको पता है, अनुच्छेद 338। कौन सा? अनुच्छेद 338, 368, सॉरी 368, ये आपको अच्छे से याद है और ये आपको याद रखना है, ठीक है। भाग 21 में आते हैं अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, ठीक है। भाग 21 में हमारा क्या है? अस्थायी संबंध, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। जब हमारा संघ का निर्माण होता है तो उसमें ये भी चीज़ देखी जाती है, कौन सी